ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2019 वर्ष 2019 का हिस्ट्री का पेपर 1 को हम लोग एनालाइज करने का प्रयास करेंगे, या फिर मैं बस कह सकता हूँ कि एक ओवरऑल हम इसका रीडिंग देंगे, जिसके बाद हम यह जान पाएंगे कि आखिर क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसके 2 सेक्शंस हैं, ठीक है जी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में। सेक्शन ए में किस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं, कौन कौन क्वेश्चंस मैंडेटरी होते हैं, और फिर उसी प्रकार हम लोग सेक्शन बी का क्वेश्चन भी देखेंगे। तो इसके कुछ जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं शुरू में, ये आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते तो मैं एक बार ओवरऑल इसका बता देना चाहता हूँ कि ये टाइम अलॉट जो है 3 आवर्स दिया गया है, 3 घंटे, और मैक्सिमम मार्क्स 250 मार्क्स। सभी को मालूम है कि ऑप्शनल पेपर 500 मार्क्स का होता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, 250 + 250 500 मार्क्स, ठीक है। तो ये 250 नंबर के होते हैं। इसके बाद हम लोग पेपर 2 को भी देखने का प्रयास करेंगे, रीड करने का प्रयास करेंगे, और ओवरऑल जानने का प्रयास करेंगे कि क्वेश्चंस का ट्रेंड कैसा आता है, या फिर क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा किस प्रकार के पूछे जाते हैं। इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019। तो क्वेश्चन पेपर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस की अगर बात करूं तो इसके जो अनुदेश दिए गए हैं वो इस प्रकार से है। प्लीज रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें सभी क्वेश्चंस को रीड करने के लिए कहा गया है, जिसमें कि 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें 2 सेक्शन में डिवाइड है, सेक्शन ए एज वेल एज सेक्शन 2, और हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही माध्यम में क्वेश्चन छपे होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है विद्यार्थियों को ऐसा कहा जा रहा है कि आपको मात्र 8 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, मतलब 5 क्वेश्चंस का ही हमें उत्तर देना है, 3 क्वेश्चन हम छोड़ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 5 आर कंपलसरी इन नेचर। कहने का मतलब है कि आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 करना ही है, मतलब क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का और क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन बी का, ये दोनों मैंडेटरी है, यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है, कंपलसरी इन नेचर है। और रिमेनिंग में आप किसी भी, मतलब सेक्शन ए से 2 कर सकते हैं, और सेक्शन बी से किसी से भी आप 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ऐसी आकांक्षा रखी जाती है कि कम से कम दोनों से एक तो सिलेक्ट करें ही, और किसी से 2 सिलेक्ट कर लें। मतलब आप सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और फिर सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या फिर सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन सॉल्व करें और सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन। तो 2 तो मैंडेटरी है, 1 और 5, और 3 इधर सॉल्व कर लिए, तो 3 + 2 5 क्वेश्चन टोटल आपके हो जाए, ठीक है। मार्क्स जो है हर एक क्वेश्चंस में बताया गया है कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं, और इसके बाद जो बताया जा रहा है कि आंसर मस्ट बी रिटन इन द मीडियम ऑथराइज्ड इन द एडमिशन सर्टिफिकेट विच मस्ट बी स्टेटेड क्लियरली ऑन द कवर ऑफ द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, एंड नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर आंसर रिटन इन द मीडियम अदर देन द ऑथराइज्ड वन। आपको उसी माध्यम में लिखना है जिस माध्यम का आपने, कह सकते हैं, रजिस्ट्रेशन के वक्त चयन किए थे। मतलब कोई विद्यार्थी होते हैं जो हिंदी माध्यम वाले होते हैं, हिंदी में अपने आंसर्स को लिखते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखते हैं। अगर कोई रीजनल लैंग्वेज में लेते हैं, जैसे मैथिली, गुजराती, उड़िया, पंजाबी, जिस भी भाषा में आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त चुना था कि हम इस भाषा में अपने वैकल्पिक विषय के प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे, उसी भाषा में, उसी माध्यम में आपको जो है क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट में आपको उत्तर लिखना है। अगर किसी अदर मीडियम में आपने लिख दिया तो आपको मार्क्स, और कह सकते हैं आपकी कॉपी ही नहीं जांची जाएगी, तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा, ठीक है। आगे वर्ड लिमिट्स, मतलब हर एक क्वेश्चंस की एक शब्द सीमा निर्धारित की गई है। किसी, आगे हम लोग देखेंगे कि किसी एक क्वेश्चंस को हमें 150 शब्दों में लिखना होता है, किसी क्वेश्चंस को 200 शब्दों में लिखना होता है, किसी को 250 शब्दों में लिखना होता है। तो अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, स्पेसिफिक शब्द सीमा, स्पेसिफिक वर्ड लिमिट, जो क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चंस का अलग अलग होता है, उस अकॉर्डिंग हमें लिखना होता है, ठीक है। अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चंस शैल बी काउंटेड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। आपको सिक्वेंशियल ऑर्डर में, मतलब जैसे 1 2 3 इस प्रकार के अटेम्प्ट करने हैं, अनलेस स्ट्रक ऑफ। अगर बीच में मान लेते हैं कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, जैसे अब एक कोई पेज है जो ब्लैंक रह जाता है, खाली रह जाता है, तो इसको बीच से काट दें, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि ये काट दिया गया, खाली छोड़ दिया गया, इसमें उत्तर नहीं लिखा गया, ठीक है। और अगर आपने 2-4 लाइन भी लिख देते हैं तो आपको यह मान लिया जाएगा यह क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, अगर आप उसे काटते नहीं हैं तो।
तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखने के बाद मान लेते कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है या फिर बीच में भूल जाते हैं, तो उस क्वेश्चन को अच्छे से स्ट्रक डाउन कर दे, उसे काट दें, अदरवाइज इट विल बी काउंटेड एज ए, कह सकते हैं ना कि सॉल्व क्वेश्चन, ठीक है, और अटेम्प्टेड क्वेश्चन। तो ये आप मानकर चलें कि कोई भी अगर लेफ्ट ब्लैंक रहता है उसे भी काट दें, और सिक्वेंशियल ऑर्डर में भी जब आप लिखेंगे तो उस हिसाब से आप शुरू से लेके 5 क्वेश्चन आपका इवेल्युएट किया जाएगा। अब आ जाते हैं सेक्शन ए, खंड ए, ठीक है। इसके जो है कितने और किस प्रकार के, देखिए सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 जो कि मैंडेटरी है, ये क्वेश्चन सभी को लिखना है, कंपलसरी इन नेचर है, ठीक है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग प्लेसेस, आपको नीचे दिए गए जितने भी प्लेसेस है उसे आइडेंटिफाई करना है, एंड मार्क ऑन द मैप, और जो मानचित्र दिया गया उस पर मार्क करना है, उस पर टिक लगाना है हमें, ठीक है। और सप्लाई टू यू एंड राइट अ शॉर्ट नोट ऑन 30 वर्ड्स, और 30 शब्द का एक शॉर्ट नोट हर एक के लिए लिखना है, ठीक है। आप अपने आंसर बुकलेट में लिखेंगे, ठीक है। और लोकेशन जो है आपको हिंट के लिए दिया गया है, उसमें नंबरिंग किया हुआ है ऑलरेडी। जैसे पहला में है, पहले मैप दिखा देता हूँ, उसके बाद इसको पढ़ेंगे हम लोग। देखिए ये मैप दिया गया है, ठीक है। तो इसमें शुरू से ही सबको कह सकते हैं कि डिनोट किया गया है। जैसे 1 कहाँ है, तो 1 यहाँ है, ठीक है। उसी के बाद जो है 1 के बाद 2 होगा, 2 यहाँ है, उसके बाद 3 होगा, ठीक है। 3 कहाँ है, 3 यहाँ है, फिर 4 होगा, इसी तरह करते करते 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसी तरह करते 20 ऐसे पहले प्लेसेस और जगह के नाम दिए गए हैं। 20 है ना, हाँ 20 ऐसे प्लेसेस के नाम दिए गए हैं, ठीक है। और वो मैप में बताया गया है। तो इस सभी को 30 शब्द में भी लिखना है और उसको फिर वहाँ इंडिकेट करना है, जो कि मैप में ऑलरेडी बता दिया जा चुका है। तो सबसे पहला में है ब्रिक टेम्पल साइट, ठीक है। दूसरा में है ईयरली हड़प्पन साइट, तीसरा में है एशियन सी पोर्ट एंड ट्रेड सेंटर, और चौथा में है स्टोन एज साइट, पांचवा में है न्यूलिथिक साइट, छठा में आर्कियोलॉजिकल साइट, और सातवां में है एशियंट कैपिटल सिटी, आठवां में है एशियंट कैपिटल, नौवां में है हड़प्पन साइट्स, 10वां में है एशियंट इंस्क्रिप्शन साइट। नाउ इन 11th नंबर में रॉक कट केव साइट, 12th में है एशियंट कैपिटल सिटी, 13th में फेमस टेम्पल साइट, 14th में है सेंटर ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट्स, 15th में एशियंट इंस्क्रिप्शनल साइट, एंड 16th में है एशियंट एजुकेशन सेंटर। उसके बाद 17th में प्री हड़प्पन साइट, 18th में है कैलियोलिथिक पीरियड साइट, एंड 19th में है ईयरली इंस्क्रिप्शनल साइट, 20th में एशियंट पेट्रियोग्लिफ्स एंड साइट। तो ये जो है 20 जगहों का जो नाम बताया गया है, इससे आपको जैसे डिनोट करके, जैसे फर्स्ट नंबर का क्या दिया हुआ, फर्स्ट नंबर में है ब्रिक्स टेम्पल साइट, तो कोई ऐसा ये जो फर्स्ट नंबर इंडिकेट किया कि यहाँ कौन सा साइट है जो कि ब्रिक्स से संबंधित है, ठीक है। इसका नाम अगर आता है तो नाम लिखना है, और अगर इस जगह के नाम के बारे में के साथ साथ इस जगह से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल, कुछ फैक्चुअल अगर नॉलेज है तो आपको 30 शब्दों में अपने आंसर बुकलेट में लिखना है, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो है आपको इस पहला क्वेश्चन जो मैंडेटरी है, कंपलसरी है, सभी को करने होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखेंगे, 1 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या आप इस मत से सहमत हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य प्रायः साहित्यिक स्रोतों को बेहतर समझने में सहायता करते हैं? कहने का मतलब हुआ कि डू यू एग्री दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफन हेल्प इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी सोर्सेस। कहने का मतलब है, क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं मतलब पुरातात्विक, मतलब जो भी पौराणिक साक्ष्य है मौजूद है, चाहे वो पुराने बिल्डिंग खंडर हो गए, चाहे जितनी भी साक्ष्य, या फिर अर्थन पॉट्स वगैरह हो गए, मूंगे मोती हो गए, या फिर जो भी साक्ष्य मौजूद है, क्या हुआ इतिहास का, कह सकते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी सोर्सेज, मतलब कह सकते हैं ना कि डू यू एग्री दैट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ एन हेल्प इन द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिटरेरी सोर्सेज। अब लिटरेरी सोर्सेज में जैसे महाभारत आ गया, रामायण आ गया, या फिर जितने भी लिटरेरी सोर्सेज हैं जो कि कह सकते हैं ना साहित्यिक स्रोत हैं, उसको समझने में कहाँ तक वो सप्लीमेंट करता है, मतलब
उसको और समझने में मददगार सिद्ध साबित होता है। अब जैसे महाभारत से जुड़े हुए जितने प्लेसेस हैं, या फिर हड़प्पन साइट से कुछ बुक्स हड़प्पा के ऊपर लिखा गया है, और हड़प्पन साइट पे आप जाएंगे तो हड़प्पन साइट से संबंधित जो भी साहित्यिक सोर्सेस हैं, उस हड़प्पन साइट्स में निकले हुए जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं, वह दोनों के एक दूसरे के कितने पूरक होते हैं, कितने सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, और कहाँ तक उसका हेल्प करते हैं उसको समझने में, और मतलब कह सकते हैं ना कि उसे समझने में और कितना बेहतर समझने में सहायता करते हैं, मतलब और कितना अच्छे से और हम उसको समझ सकते हैं। एक तो लिटरेरी सोर्स जो कह सकते हैं ना, जो लिखा गया है, जो ऑलरेडी मतलब रिटेन इन फॉर्म में, और यह एविडेंस के है फॉर्म में है, जैसे अर्थ एंड पॉट वगैरह हो गया, या जो भी एविडेंस वगैरह निकलते हैं, कोई जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन का मोहरा वगैरह होता है ना, सील वगैरह, ठीक है। तो ये सब कहाँ तक उस जो है लिटरेरी सोर्सेज को सपोर्ट करता है उसे समझने में। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया 2A। एंड 2B समझेंगे आप कि सुंग काल दौरान, मतलब द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सुंग पीरियड belies the belief that they were anti-Buddhist। डिस्कस। जो सुंग काल था उस दौरान जो कला एवं वास्तु का विकास इस धारणा को मिथ्या सिद्ध करता है कि वे बौद्ध विरोधी थे। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो सुंग के शासन के दौरान को सुंग काल कहा गया है, तो वहाँ जो कला और वास्तु मतलब आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स या फिर आर्किटेक्चर जो डेवलप्ड हुए, वह इस बात के लिए, कहने का मतलब इस भ्रम को और इस मिथ्या को, इस मिथ को तोड़ता है कि वह बौद्ध के विरोधी थे या बौद्ध के विपरीत थे, या फिर बौद्ध धर्म के वो नुकसानकारक है या हानिकारक कह सकते हैं, या फिर उनके खिलाफ थे। ऐसा इस मिथ और इस भ्रम को जो है वो तोड़ता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द सुंग पीरियड बिलाइज द बिलीफ, मतलब इस बिलीफ, इस धारणा, इस कह सकते हैं ना कि जो एक मनगढ़ंत जो भ्रांति फैली थी कि सुंग के शासन काल में, सुंग के काल के दौरान जो बौद्ध का विकास था वो धीमा पड़ गया, या वो बौद्ध विरोधी शासक थे। तो इस स्टेटमेंट की जो है डिस्कशन करने के लिए कह रहा है, इसकी जो है विवेचना करने के लिए कह रहा है। नाउ 2C, क्या कृषि प्रवीणता ने हड़प्पा कालीन कस्बों एवं नगरों के उत्थान में उत्तोलन का कार्य किया? विवेचना कीजिए। मतलब डिड द मास्टरी ओवर एग्रीकल्चर एक्ट एज अ लिवरेज फॉर द राइज ऑफ हड़प्पन टाउन्स एंड सिटीज? जो एग्रीकल्चर, देखिए हड़प्पन सिटीज में किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, तो क्या हुआ डेवलपमेंट का कारण जो है वहाँ का डेवलप्ड एग्रीकल्चर था। कहने का मतलब है, आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे कृषि जो है बहुत ही कह सकते हैं कि डेवलप्ड हुआ, जो है अब कह सकते हैं ना कि पहले एक तरह का कृषि, आज भी बहुत जो ट्रेडिशनल जो फार्मर होते हैं, मतलब ट्रेडिशनल भी नहीं कह सकते उसे, बहुत ही मतलब एक कह सकते हैं ट्राइबल फार्मिंग जो उसे कहते हैं ना कि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, या फिर झूमिंग एग्रीकल्चर टाइप होते हैं, जो जंगलों को जला दिया करते हैं और फिर कुछ साल तक वहाँ उपज करते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, ठीक है। झूमिंग कल्टीवेशन कहते हैं उसे, स्लाइस एंड बर्न कल्टीवेशन कहते हैं। तो वो ट्रेडिशन धीरे धीरे हटा, फिर जैसे हड़प्पन सिटी और सभ्यता जब विकसित हुई तो लोग जो है अब कैसे कृषि करते हैं, एक ही प्लॉट पे रेगुलर कई एक जनरेशन तक उस पर जो है फर्टिलाइजर के माध्यम से, मतलब एक रेगुलर वहाँ कल्टीवेशन हो लेना, वहाँ से छोड़कर कहीं जाते नहीं, वहीं बस जाते हैं। तो यहाँ यही कहा रहा है कि कृषि की प्रवीणता मतलब एकदम अच्छे प्रकार से खेती बाड़ी करना, खेती की उपज बहुत ही और उत्पादन अच्छे से हो जाना। क्या यह जो है नगरों और कस्बों के उत्थान में, मतलब जो हड़प्पन टाउन्स वगैरह जो डेवलप कर रहे थे, इसके और विकास में कितना मदद किया, तो इसके बारे में हमें जो है इसको भी विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है, डिस्कस करने के लिए। आगे है 3A, कुषाण कालीन समृद्ध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ने कला के विकास को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। विवेचना कीजिए। कुषाण कालीन, ठीक है। द फ्लोरिशिंग इंटरनेशनल ट्रेड ड्यूरिंग द कुषाण पीरियड गिव अ ट्रेमेंडस इम्प्यूटस टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स। देखिए कुषाण पीरियड का बहुत बौद्ध स्कल्पचर्स वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि जो ड्यूरिंग कुषाण पीरियड या फिर कुषाण के शासन के समय जो इंटरनेशनल ट्रेड था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है बहुत ही बढ़ा, ठीक है। दूर दराज से भी ट्रेड होते थे उस कार्यकाल में। तो उस ट्रेड के फ्लोरिश के कारण, ट्रेड को बढ़ने के कारण, समृद्धि आने के कारण, प्रॉस्पेरिटी आने के कारण जो है आर्ट्स, कला के क्षेत्र में जो है बहुत ही अधिक प्रोत्साहित
मिला क्योंकि उस वक्त धनी लोग अधिक थे, बहुत लोग जो है आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स जो बनाया करते थे उन्हें पैसा दे देकर मूर्ति वगैरह बनाने का कह सकते हैं ना कि प्रबंध कराया गया राजा महाराजाओं के द्वारा भी। और कुषाण के समय के ये कह सकते हैं ना कि बहुत ही बौद्धिक स्कल्पचर्स वगैरह आपको यूपी बिहार के मथुरा वगैरह में मिलता है। ठीक है, अगर आप नेशनल म्यूजियम जो दिल्ली में है वहाँ भी देखेंगे तो कुषाण के पीरियड में बहुत सारे आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स आपको वहाँ मिल जाए। ठीक है, तो ये तीसरा में पूछा, इसमें भी डिस्कस विवेचना करने के लिए कह रहा है। आगे 3B, परीक्षण कीजिए कि ऋग वैदिक से उत्तर वैदिक काल तक वर्ण व्यवस्था के रूपांतरण के ने स्त्रियों की स्थिति को किस प्रकार प्रभावित किया। एग्जामिन हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द वर्ण सिस्टम फ्रॉम द ऋग वैदिक टू द लेटर वैदिक पीरियड अफेक्टेड द पोजीशन ऑफ द वुमेन। कहने का तात्पर्य हुआ कि देखिए एक भारतीय समाज में ये जो वर्ण सिस्टम था, ठीक है, तो उसमें पूछ रहा है कि ऋग वैदिक काल से मतलब ऋग वैदिक काल से लेटर वैदिक पीरियड तक इन दोनों समय में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ वर्ण सिस्टम में वह जो है वुमेन्स के राइट, वुमेन के पोजीशन समाज में जो है स्त्रियों का कह सकते हैं ना कि स्थिति, उसकी परिस्थिति को किस प्रकार से वो प्रभावित करता है, किस प्रकार से ऊपर उठाता है या नीचे गिराता है, या फिर आमूल चमूल जो समाज की संरचना थी उसमें स्त्रियों की क्या गरिमा में बढ़ोतरी होती है। और स्त्री से यहाँ मतलब वुमेन से संबंधित है कि किस प्रकार से है समाज में महिलाओं का जो है कह सकते हैं धीरे धीरे प्रॉपर्टी में राइट्स मिलना, या फिर कैसे कैसे उनका जो है स्थिति जो है सुदृढ़ होता है, अच्छा होता है। आगे है 3C, हड़प्पन संस्कृति के लिए कोई साहित्यिक स्रोत नहीं है, मतलब एवं वैदिक काल के लिए कोई पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है। इस तथ्य की व्याख्या कीजिए। देयर आर नो लिटरेरी सोर्सेस फॉर द हड़प्पन कल्चर एंड नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस फॉर द वैदिक पीरियड, एक्सप्लेन द फेनोमेना। कहने का मतलब देखिए बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, सोच विचार करके यूपीएससी क्वेश्चन बनाती है, ऐसे ही नहीं बना देती। मतलब कह रहा है कि जो हड़प्पन कल्चर है ना इसके आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स तो बहुत मिल गए, जैसे छोटे मोटे हीरे जवाहरात से लेके बड़े बड़े अर्थन पॉट्स तक मिले हैं, फिर बड़े बड़े सिटीज मिले हैं जैसे हड़प्पा मोहनजोदाड़ो वगैरह हो गया, लेकिन इसका कोई लिटरेरी सोर्स नहीं मिला है, साहित्य हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक इसके विपरीत जो वैदिक काल है, ठीक है, तो वैदिक काल का जैसे वेद वगैरह मिल जाता है, अर्थवेद, आयुर्वेद, सामवेद, ठीक है, ऋग्वेद, तो वैदिक काल में हमें वेद मिलता है, ठीक है, लेकिन उसके कोई एविडेंस नहीं मिलती, ठीक है, कोई साक्ष्य नहीं मिलती। तो ये एक तरह से कह सकते हैं ना कि एक्सप्लेन द फेनोमेनन, आखिर इस फेनोमेनन को और इस तथ्य की व्याख्या कीजिए कि ये कहाँ तक तर्कसंगत है, कहाँ तक सही है, और इसको मोर और लेस कह सकते हैं ना कि इसके बारे में विस्तृत जो है आप जो है इसके बारे में आप अपने उत्तर में लिखिए। आगे 4A, अब तीसरा क्वेश्चन है कंप्लीट हो जाता है, चौथा प्रारंभ होता है। व्याख्या कीजिए कि अशोक ने किस प्रकार धर्म का प्रयोग राजनीति अभ्युदय के उपकरण के रूप में किया। एक्सप्लेन हाउ अशोका यूज रिलीजन एज ए टूल ऑफ पॉलिटिकल एग्रेंडाइजमेंट। मतलब अशोक, देखिए इस प्रश्नों की मैं ज़्यादा व्याख्या नहीं दूंगा, जो भी एशियंट हिस्ट्री पढ़ते हैं अशोका को जरूर उन्हें पढ़ना चाहिए इतिहास में, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। कह सकते हैं एक ये अशोका का कार्यकाल जो था, अशोका पीरियड जो कह सकते हैं कि बहुत ही उन्नत और विकसित समय था, ठीक है। और अशोका से संबंधित चाहे अशोक स्तंभ हो या फिर जितने भी चीज भारत में अशोक और धम्म का प्रचार हो, बुद्धिज्म का प्रचार हो, फिर अशोक की जो पेरिफेरी होती है पूरे अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, इसके पीरियड के कह सकते हैं एक स्वर्णिम युग था जब अशोक का शासन व्यवस्था चल रहा था, या फिर उसके साम्राज्य को एक स्वर्णिम युग कहा जाता है। भारत के ऐतिहासिक पृष्ठों और ऐतिहासिक पन्नों को पलटेंगे तो वही बताया जा रहा है कि किस प्रकार सम्राट अशोक ने धर्म को एज ए पॉलिटिकल, राजनीतिक उत्थान के लिए जो है उसका प्रयोग कैसे करता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जा रहा है, इसकी व्याख्या करने के। अब आ जाते हैं 4B, ठीक है। Do you agree that the system of land grant from the Gupta Vakta period was connected with the decentralization of state in any way? क्या आप इससे सहमत हैं कि गुप्त
वाक्टक काल से भूमि अनुदान प्रणाली किसी भी प्रकार राज्य विकेंद्रीकरण से संबंधित थी। कहने का मतलब है कि गुप्ता का जो पीरियड है गुप्त शासन काल में, वहाँ ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या इस शासन काल में जो लैंड ग्रांट दिया जाता था, क्या ये एक डिसेंट्रलाइज्ड स्टेट की कोई इससे कनेक्शन है, कोई इससे संबंध है। मतलब आज देखो डिसेंट्रलाइज स्टेट क्या है, एक तो पहले सेंटर में केंद्र में सरकार हो गई, दूसरा है स्टेट लेवल पे, तीसरा है लोकल लेवल पे जो कोई म्यूनिसिपालिटीज वगैरह या फिर जो है ग्राम पंचायत मुखिया वगैरह जो होते हैं, सरपंच वगैरह होते हैं, प्रधान वगैरह। तो डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ कह सकते हैं कि एक स्टेट से कोई संबंध रखता है कि जो लैंड ग्रांट जो दिया जाता था। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जो है आपको जो है एग्री करने के लिए कह रहा है। अगर आप एग्री करेंगे तो इसके प्रोज में आंसर लिखेंगे, डिसएग्री करेंगे तो इसके कॉन्स में आंसर लिखेंगे। तो ये आपको लिखना है। आगे 4C देखते हैं। द डिस्कवरी ऑफ मॉनसून ऑफ हिप्पालस गेव अ न्यू डायरेक्शन टू इंडो रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द सतभाना पीरियड। सतभाना पीरियड इंपॉर्टेंट है, ये जरूर पढ़ना भाई इतिहास वाले। हिप्पलास द्वारा मानसून की खोज ने भारतीय रोमन व्यापार को सतवाहन काल में एक नई दिशा प्रदान की। कहने का मतलब है कि जो डिस्कवरी ऑफ मानसून, मानसून की डिस्कवरी कहने का मतलब है नॉर्थ वेस्टर्न मानसून कब आता है, साउथ ईस्टर्न मानसून कब आता है, इन तरह इन चीज़ों की मानसून की खोज मतलब मानसून के एक पैटर्न को जानना, ठीक है, कि किस प्रकार से, जैसे अब एक होता है ना कि ट्रेड विंड कब बहता है। तो इन तमाम चीज़ों को जो एक कह सकते हैं ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ट्रैवलर ट्रेडर अगर जान पाए तो फिर जैसे जैसे समुद्र में व्यापार करने में आसानी होती थी। कब मानसून कब आएगा, मतलब उससे होता है ना तूफान वगैरह आने का भय से बचे रहते थे। फिर उसी विंड के अकॉर्डिंग अपनी नाव को ले जाते थे तो जाने में भी आसानी होती थी, ठीक है। तो डिस्कवरी ऑफ मानसून बाई हिप्पालस, मतलब हिप्पालस के द्वारा जो डिस्कवरी ऑफ मानसून किया गया वो इंडो रोमन ट्रेड को सतवाहना पीरियड में किस प्रकार से उसको बढ़ावा दिया, या फिर कह सकते हैं किस प्रकार से उसे इम्पेटस मिला, प्रेरणा मिला और उससे और प्रगति किया। तो ये इसके बारे में हमें जो है इस पर कमेंट करना है, अपनी टिप्पणी लिखना है। अब हम लोग बात करेंगे सेक्शन बी का। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक का उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। 150 वर्ड्स में उत्तर देना है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो। 5वां क्वेश्चन 5A, ठीक है। समीक्षा कीजिए कि विजयनगर, ये मैंडेटरी है, सभी को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन ए इट मैंडेटरी और कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ सेक्शन बी इज ऑल्सो मैंडेटरी और कंपलसरी। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चंस, ठीक है। आगे है 5A, समीक्षा कीजिए कि विजयनगर साम्राज्य दक्षिण का सांस्कृतिक केंद्र किस प्रकार से बना। हमें समीक्षा करने के लिए कहा जा रहा है, डिस्कशन करने के लिए कहा जा रहा है, डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है कि हाउ विजयनगर एम्पायर बिकम द कल्चरल कैपिटल ऑफ द साउथ। जो कल्चरल कैपिटल मतलब सांस्कृतिक राजधानी किस प्रकार से बन पाया विजयनगर अंपायर, ठीक है। तो विजयनगर अंपायर के बारे में जरूर पढ़ना, यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विजयनगर अंपायर हो गया, चोला चेरास वगैरह हो गए, ये सब जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे इतिहास के जितने भी हैं कह सकते हैं कि या फिर आप जीएस में भी इससे विजयनगर एम्पायर से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, अशोका से भी जीएस 1 में भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये विजयनगर एम्पायर से संबंधित है कि इसको कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर एम्पायर किस प्रकार से एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में फ्लोरिश होती है, ठीक है, बनती है। 5B में देखिए कि मुगल कालीन भारत में संस्कृत की स्थिति का परीक्षण कीजिए। मतलब मुगल जो है पर्सिया वगैरह मुगल का कह सकते हैं कि स्टेट लैंग्वेज था, तो उस वक्त स्टेटस क्या था संस्कृत का, उसे एग्जामिन करने के लिए कहा जा रहा है। मतलब मूल्यांकन कीजिए या परीक्षण कीजिए कि संस्कृत जो हमारी कह सकते हैं ना वैदिक भाषा है, ठीक है, उस भाषा का क्या महत्व था, किस काल में, तो मुगल काल में, या उस भाषा का क्या स्थिति था, क्या हुआ दुर्गति पे था, क्या हुआ कह सकते हैं प्रगति पे था, या कह सकते हैं ना कि क्या उसका ह्रास हो रहा था या विकास हो रहा था, किस शासन काल में, तो मुगल के शासन काल में। तो इसके बारे में हमें परीक्षण करने के लिए कहा जा रहा है। अब आगे 5C देखेंगे कि कश्मीर में जैन उल अब्दीन के शासन का आकलन कीजिए। एसेस द रूल ऑफ जैन उल अब्दीन इन कश्मीर। एक शासक हुए हैं जैन उल अब्दीन जो कि कश्मीर से संबंधित है, उसके शासनकाल के बारे में हमें मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है, आकलन करने के लिए कहा जा रहा है। 5D में देखिए अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, के आर्थिक उपाय अधिकतम राजनीतिक नियंत्रण के दृष्टिगत बनाए गए थे। विवेचना कीजिए। द इकोनॉमिक मेजर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वर एम्ड एट अ ग्रेटर पॉलिटिकल कंट्रोल। डिस्कस। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी जो था उसके
कह सकते हैं ना कि शासन काल में, उसके गवर्निंग पीरियड में जो है, जो पॉलिटिकल जो कंट्रोल था, और एक होता है कि इकोनॉमिक मेजर्स, इकोनॉमिक स्टेप, इकोनॉमिक पॉलिसी, तो उनके इकोनॉमिक जो मेजर्स और पॉलिसी थे वो सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे कि किस प्रकार से वो पॉलिटिकली अपना प्रभुत्व जमा सके, और जो भी इकोनॉमिक मेजर्स लिए जा रहे थे वो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस थे, ठीक है, उससे प्रभावित थे। और अभी के भी शासनकाल में अगर आप देखोगे कि कोई ना कोई मेजर्स हो तो उसका कुछ ना कुछ एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस, पॉलिटिकल इम्पैक्ट जरूर होता है, ठीक है, एक पॉलिटिकल मोटिव उसके बिहाइंड जरूर होता है, ठीक है, जो कि पॉलिटिशियंस निर्णय लेते हैं। खैर वो अलग बात है, डेमोक्रेसी एक अलग बात है। लेकिन उस शासनकाल में जो है मोनार्की में अलादीन खिलजी से संबंधित यहाँ प्रश्न है कि ग्रेटर पॉलिटिकल कंट्रोल, मतलब इकोनॉमिक मेजर्स जो लिए जा रहे थे उसे अधिक से अधिक राजनीतिक जो है पकड़ बनाया जा सके, इससे संबंधित जो है इस पर विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है। 5E मुगल चित्रकला पर यूरोपीय प्रभाव का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द यूरोपियन इम्पैक्ट ऑन मुगल पेंटिंग। मुगल पेंटिंग जैसे एक पेंटिंग होती है ना, जैसे इंडियन पेंटिंग होती है, इंडियन पेंटिंग पे मुगल पेंटिंग का क्या प्रभाव पड़ा, या फिर मुगल पेंटिंग पे यूरोपियन पेंटिंग का क्या प्रभाव, ये कैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जब आप मुगल कालीन पीरियड में जैसे जैसे कह सकते हैं ना कि यूरोपियन का इन्वेंशन भारत में हुआ, या फिर वो जैसे जैसे ट्रेड के माध्यम से फिर धीरे धीरे अपनी वो जड़ी जमाने लगे, भारत में ट्रेड करते करते हुआ एक एम्पायर खड़ा कर दिए, तो किस प्रकार से जो है ना कल्चरल इन्फ्लुएंस के अंतर्गत जो है पेंटिंग और जो चित्रकला हुआ करता था उस पर जो है यूरोपियन का क्या प्रभाव पड़ा, जिसको भी आप उसको वर्णन करने के लिए कहा जा रहा है। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6A। Assess the statement that the philosophy of Shankaracharya revolutionized religious thought in India। इस कथन का आकलन कीजिए कि शंकराचार्य के दर्शन ने भारत के धार्मिक विचारों में क्रांति ला दी। मतलब जो शंकराचार्य हुए, ठीक है, शंकराचार्य और इनकी जो फिलॉसफी थी, ठीक है, शंकराचार्य की जो फिलॉसफी थी वो पूरे के पूरे हिंदू समाज में सनातनी लोगों में किस प्रकार से एक नई नवचेतना और धार्मिक उत्थान में मदद किया, ठीक है, इसके ऊपर आकलन करने के लिए कहा जा रहा है, एसेस करने के लिए कहा जा रहा है, मूल्यांकन करने के लिए कहा जा रहा है कि शंकराचार्य के दर्शन, शंकराचार्य की फिलॉसफी किस प्रकार से भारत और खास करके हिंदू जो है ना उनकी चेतना को किस प्रकार से जागृत किया और धार्मिक विचारों में किस प्रकार से एक रिवोल्यूशन जो है खड़ा किया, ठीक है। आगे है 6B, डिलीनिएट द स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड। सल्तनत काल में कृषि की अवस्था पर चित्रण कीजिए, ठीक है, कृषि किस प्रकार की थी, एग्रीकल्चर खेतीबाड़ी जो है किस प्रकार से हुआ करता था, वह सल्तनत के शासन काल का जो है यहाँ व्याख्या मांग रहा है, ठीक है। इस पर आप जो है अपनी कमेंट और राय दें। 6C, सूफी एवं भक्ति विचारों के समय उतार चढ़ावों के मध्य भारतीय मानस को उदात्तता प्रदान की, स्पष्ट कीजिए। सूफी एंड भक्ति थॉट्स, सूफी मूवमेंट एंड भक्ति मूवमेंट मॉडर्न मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कह सकते हैं जीएस पेपर में भी आता है, और ये देखो हिस्ट्री ऑप्शनल में तो खैर ये पूछे जा ही सकते हैं। इंपॉर्टेंट कह सकते हैं एक सेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए। तो सूफी एंड भक्ति थॉट्स इन नॉवेल्ड इंडियन साइकी एमिस्ट द वैग्रीज ऑफ द टाइम। कहने का मतलब है कि मेडिवल काल में मुगलों का जो इतना अत्याचार हुआ हिंदुओं के ऊपर, कहा जाता है कई लोगों को जबरदस्ती धर्म के कह सकते हैं ना कि पैसा देकर, लालच से डरा कर लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया गया। बहुत कह सकते हैं लोगों का जो है बद्ध कर दिया गया, उसे सताया गया, पीड़ा दिया गया। एक कह सकते हैं कि सिख गुरु ने अपने 2 पुत्रों को जो है बलिदान कर दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी इस्लाम को स्वीकार नहीं किया। तो आप लोग ये सब पढ़ेंगे, शीशगंज गुरुद्वारा के बारे में अगर जानते होंगे तो इन तमाम चीज़ों के बारे में। लेकिन उसी समय में मतलब इतनी कह सकते हैं ना कि क्रूरता जो मुगल का या इस्लामिक इन्वेजन जो हुआ, कितने मंदिरों और कह सकते हैं कि को लूटा गया, कई बार उस पर हमला किए गए। ऐसे भी अभी भी कितने मंदिर आपको देखने को मिलेंगे जिस पर कि इस्लामिक आर्किटेक्चर चढ़ा दिया गया, लेकिन वास्तविकता में वह एक हिंदू और जैन मंदिर है। तो इसी प्रकार उस शासनकाल में जब भारत के लोगों के साथ, हिंदुओं के साथ इस्लामिक जो टेररिस्ट थे या फिर इस्लामिक इन्वेडर जो थे, आज भी देखो इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा कितना जो है पूरी दुनिया में तबाही मचाया जा रहा है, अफगानिस्तान वगैरह में क्या हो रहा है, ठीक है जी। 13 UN designated terrorist were the minister of the new formed government in the era of Taliban in Afghanistan। तो ये आप देख सकते हैं। खैर
वो अलग चीज़ है। यहाँ पूछा जा रहा है कि उस मध्यकालीन शासन में मतलब मेडिवल पीरियड में किस प्रकार से सूफी और भक्ति मूवमेंट जो है एक प्रकार से एक कह सकते हैं कि अंधेरे में उजाला का सहारा के रूप में, एक दीपक के रूप में आया, जो कि लोगों में थोड़ी बहुत सद्भावना विकसित कर सका, प्रेम और भाव को फैला सका। आगे है मुगल काल में आरंभिक पूंजीवाद का उद्भव मुख्यतः नगरीकरण एवं वाणिज्यीकरण के कारण हुआ। टिप्पणी कीजिए। The emergence of early capitalism in the Mughal period was primarily due to urbanization and commercialization. जो देखिए कैपिटलिज्म कह सकते हैं ना कि एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री या फिर मॉडर्न इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन की देन है, लेकिन इसमें यहाँ यह पूछा जा रहा है कि जो मुगल शासन था मतलब मेडिवल पीरियड में मुगल कालीन शासन व्यवस्था में जो नगरीकरण हुआ, ठीक है, जो अर्बनाइजेशन और कमर्शलाइजेशन फैल रहा था, क्या वह भी एक कैपिटलिज्म का छोटा रूप था या अर्ली फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म था? मतलब एक कह सकते हैं ना कि सीड ऑफ कैपिटलिज्म कह सकते हैं, या फिर इमर्जेंस ऑफ कैपिटलिज्म, धीरे धीरे क्या कह सकते हैं कि कैपिटलिज्म जो है पूंजीवाद जो है मुगल कालीन सभ्यता में या फिर मुगल कालीन कह सकते हैं कि शासन काल में भी फैल रहा था। तो ये इस पर कमेंट करने के लिए कह रहा है, इस पर टिप्पणी करने के लिए कहा जा रहा है। अब आ जाते हैं 7B। आंतरिक कलह एवं संघर्ष में लिप्त व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाले भारत पर आक्रमण करना गौरी को पर्याप्त निमंत्रण था। विवेचना कीजिए। इंटरनल स्ट्राइफ एंड कॉन्फ्लिक्ट बेसिड विद द पर्सनल एम्बिशंस वाज एनफ ऑफ एन इन्विटेशन फॉर द गौरी टू इन्वेड इंडिया। मोहम्मद गौरी यहाँ होगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि आंतरिक कलह, जब लोग आपस में ही मतलब एक सिंपल सा फिलॉसफी आप लोग जानते हैं कि अगर एक एक लकड़ी हो तो उसे सबको तोड़ ले। हम बचपन में सब पढ़ते हैं एक एक लकड़ी सबको तोड़ लेते हैं, अगर उसे गट्ठर बना दिया जाए तो कोई नहीं तोड़ पाता उसे। ये कहानी बचपन में हम लोग स्टोरी पढ़ चुके होते हैं। तो ठीक उसी प्रकार का जो है इंडिया के जो छोटे छोटे राज्य में विभक्त कई एक राज्य थे पूरे भारतवर्ष में, वो आपस में लड़ रहे थे, आपस में उन दोनों में तमाम राज्यों में मनमुटाव था, लड़ाई झगड़े होते रहते थे। तो क्या यह एक कारण था कि जो है मोहम्मद गौरी ने भारत में एक उचित वातावरण पाया, जब लोग आपस में ही लड़ रहे हैं तो चलो उस पर आक्रमण किया जाए। तो इंटरनल स्ट्राइक मतलब आंतरिक जो कलह और संघर्ष था वह एक प्रकार से आमंत्रण था मोहम्मद गौरी को कि आइए भारत पर आक्रमण कीजिए। तो इंटरनल स्ट्राइक्स कह सकते हैं कि चाणक्य के समय में भी कई एक राज्य थे, लेकिन उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट से मुकाबला करने के सभी राज्यों को संगठित किया। लेकिन इस शासन व्यवस्था में जो है जब आपस में ही लोग लड़ रहे थे तो एक प्रकार से कह रहे हैं डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है, इसकी विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है कि कहाँ तक यह तर्कसंगत है और कहाँ तक यह बातें सही है और इस पर आपकी क्या राय है, ठीक है। नाउ 7C, द मुगल्स बिल्ड द टाइटन्स एंड एम्बेडलाइज लाइक ज्वेलर्स। कमेंट। मुगलों ने दानवों की तरह निर्माण किया तथा जौहरियों की तरह अलंकृत किया। टिप्पणी कीजिए। एक बहुत ही देखिए यहाँ ये कटाक्ष है, अगर आप इसे समझ पाएंगे तो आपको ये सिंपल सा दिख रहा है कि मुगल बिल्ट लाइक टाइटन्स एंड एम्बेडलाइज लाइक ज्वेलर्स। मतलब मुगलों ने दानवों की तरह निर्माण किया। दानवों की मतलब जैसे दानव निर्माण करते हैं, निर्माण का बहुत प्रक्रिया होता है, ठीक है। और जौहरियों की तरह अलंकृत किया। अलंकृत करने का मतलब है जौहरी जो सोना बनाते हैं ना, सोनार जो होते हैं वो किस प्रकार से जो है सजावट का कार्य करते हैं, उसी के बारे में कहा जा रहा है कि दानव की तरह तो बना है लेकिन जौहरी की तरह अलंकृत किया। तो ये एक कह सकते हैं इन बिटवीन द लाइन्स अगर इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे मुगल कालीन पीरियड में बहुत सारे ऐसे शासक हुए जो कि जैसे ताजमहल हो गया और बहुत जो है बड़े बड़े कह सकते हैं कि जो फोर्ट्स किला वगैरह का निर्माण कराया गया, तो किस प्रकार से जो है उसे बनाया गया और फिर उसकी सजावट की गई, इस पर टिप्पणी करने के लिए कहा जा रहा है। आगे है 8A। अब 8वां क्वेश्चन प्रारंभ होता है कि समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए कि क्या मुगलों की सफलता का श्रेय उसकी सक्षम जागीरदारी तथा मनसबदारी प्रथा के कारण था। क्रिटिकली एनालाइज वेदर द सक्सेस ऑफ द मुगल्स इज टू बी क्रेडिटेड टू देयर रोबोस्ट जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम। जागीरदारी एंड मनसबदारी सिस्टम जो है इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि क्या ये जो सिस्टम थी, जागीरदारी के सिस्टम क्या थी, मनसबदारी की सिस्टम क्या थी, ये सब तमाम चीज़ें जो है हमें इतिहास में पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास में। तो वही पूछ रहा है कि जो मुगल की सक्सेस था, मतलब मुगल कालीन जो शासन व्यवस्था थी उसकी जो कह सकते हैं सफलता क्या इस बात पर निर्भर थी कि उसकी जो रोबोस्ट और बहुत ही अच्छी व्यवस्था जो मनसबदारी और कह सकते हैं कि जागीरदारी सिस्टम की थी। तो क्या जागीरदारी या मनसबदारी सिस्टम मुगल शासन व्यवस्था के लिए एक कह सकते हैं कि सफलता का पूंजी हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के बारे में जो हमें इसकी क्रिटिकली एनालिसिस
समालोचनात्मक जो है विश्लेषण करने के लिए इसमें कहा जा रहा है। अब आइए पढ़ते हैं 8B। जितने दरबारी षड्यंत्र उतनी ही प्रांतीय शक्तियों की अवमानना ने 18वीं शताब्दी में मुगलों के पतन की को शीघ्रता प्रदान की। कहने का मतलब है इट वॉज एज मच द कोर्ट इंट्रीग्यूजेस as also the defense of the provincial power that hastened the decline of the Mughals in the 18th century। कहने का मतलब है देखिए, हर एक शासन व्यवस्था में आज कोई भी एक शासक हो, कोई भी एक साम्राज्य हो, उस साम्राज्य में जितने कह सकते हैं ना कि दरबारी वगैरह होते हैं वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, एक दूसरे से द्वेष करते हैं, एक दूसरों के बीच में जलन होता है और एक दूसरों को हटाने के लिए या फिर साम्राज्य की गद्दी को हासिल करने के लिए हमेशा से षड्यंत्र चलते रहता है। तो उसी के लिए कहा जा रहा है या मुगल के लिए कि 18वीं शताब्दी आते आते तक मुगलों के सम्राट या राज्य के प्रति इतने जो है कह सकते हैं षड्यंत्र होने लगे और इसके साथ साथ जो ऑटोनॉमस जो प्रांत थे, जो मतलब डिफरेंट जो कह सकते हैं ना स्मॉलर और ऑटोनोमस जो कह सकते हैं उस वक्त के जो प्रोविंशियल जो कह सकते हैं पावर थे, छोटे छोटे पावर्स, वो अभी मुगल को मानने के लिए बाध्य नहीं हो रहे थे और वहाँ जो है अब एक स्वतंत्र शासन व्यवस्था की कह सकते हैं ना कि प्रक्रिया में वह ढलने लगे थे। तो जो कह सकते हैं ना कि मुगल कालीन जो व्यवस्था थी जो कि चली आ रही थी वह अब धीरे धीरे डिक्लाइन की ओर बढ़ने वाली थी और जो है ये जो दो कारण थे, षड्यंत्रकारी और दूसरा ऑटोनॉमस जो कह सकते हैं ना कि स्वतंत्र अपने आप को करने की कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र कल्पना रहता था कि जितने भी ऑटोनॉमस जो प्रोविंस था वो अपने आप को सोचते कि स्वतंत्र शासक घोषित कर रहे। तो ये दोनों जो कह सकते हैं ना नक्षत्र की तरह काम किए, राहु और केतु की तरह, और यही दो कारण रहा कि ताकि मुगल कालीन जो व्यवस्था थी या मुगल का साम्राज्य था इसके पतन को, इसके डिक्लाइन को में और अधिक गति प्रदान किया। ठीक है, स्पीड इन डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स इन द 18th century। नाउ 8C लास्ट क्वेश्चन है। शिवाजी मात्र सैनिक विजेता ही नहीं थे अपितु एक प्रबुद्ध शासक भी थे। विवेचना कीजिए। शिवाजी वॉज नॉट merely a military conqueror but also was an enlightened ruler। डिस्कस। जो महाराज शिवाजी थे हमारे हिंदू के रक्षक कह सकते हैं और मुगलों के कह सकते हैं कट्टर दुश्मन। ठीक है, एक समय जब आया जब दिल्ली को इन्होंने रौंद दिया, मतलब ये और आगे जाकर बाजीराव पेशवा वगैरह सब, ठीक है, उसका भी इतिहास है, हम लोग कभी पढ़ेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि शिवाजी वाज नॉट merely a military conqueror, मतलब शिवाजी सिर्फ एक सैनिक विजेता ही नहीं थे, मतलब कई लोगों को हराकर जो है वह जीत रहे थे, बल्कि एक enlightened मतलब एक अपितु प्रबुद्ध मतलब एक अच्छे शासक, एक प्रबुद्ध शासक, एक उच्च कोटि के उनमें शासन करने की भी कला थी। तो इस बारे में आपको विवेचना करने के लिए कहा जा रहा है, डिस्कस करने के लिए कहा जा रहा है। तो ये पूरी के पूरी जो है हम लोगों ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 का जो है हम लोगों ने इतिहास का वैकल्पिक विषय का क्वेश्चंस पेपर को रीड किया, एनालाइज किया, इसे जानने का प्रयास किया कि आखिर क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके इंस्ट्रक्शंस क्या थे, इसे जानने का प्रयास किया। तो ये आज पेपर 1 हो गया। अगले क्लास में हम लोग पेपर 2 देखेंगे। ठीक है, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई एडवाइस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे। जय महाराष्ट्र, जय मराठा और जय शिवाजी। अंतिम क्वेश्चन शिवाजी से संबंधित है इसलिए मैंने बोल दिया। हर हर महादेव।